हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। तो एक बार हम देख लेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है और आगे जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो अभी तक हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की। तो वहां पर हमने कई सारी बेसिक चीजें पढ़ ली हैं, कुछ और हमें पढ़ना है ताकि क्या हो जाए, एक अच्छा बिल्डअप बन जाए चैप्टर के लिए। ठीक है, जब आगे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो जो बड़े बड़े टर्म्स होंगे, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होंगे, वो हमें उतने डिफिकल्ट लगेंगे नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने बात की, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात की थी, रेट के बारे में बात की थी। दो तरह का होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का ग्राफ क्या होता है, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, और रिएक्टेंट के लिए क्या होता है एवरेज रेट, और प्रोडक्ट के लिए क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। सेम वैसे ही इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्टेंट के लिए क्या होता है, प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, वो भी हमने डिस्कस किया। फिर बाद में हमने पढ़ा था रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था गैसियस सब्सटेंसेस के लिए कैसे डिफाइन करेंगे हम रेट को, या कैसे हम जो क्या थी हमारी डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन है वो कैसे लिखेंगे हम किसी गैसियस के लिए। तो हम प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ है, एक हमारा कंसंट्रेशन के टर्म्स में है और एक हमारा प्रेशर के टर्म में। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। ज्यादा हम कुछ नहीं करते, जो कंसंट्रेशन वाला है वहां पर कंसंट्रेशन की जगह पर हम प्रेशर भी रख लेते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ प्रेशर रख लेते हैं और वही हमारा क्या हो जाता है, गैसियस सब्सटेंसेस के लिए बन जाता है। फिर हमने बात की थी एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए, क्या होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, क्या इनके फीचर्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं। चलो, तो हमने बात की थी जो सिंगल स्टेप में जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है वो रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन। और जिनको कंप्लीट होने में सिंगल स्टेप से ज्यादा, यानी कि एक स्टेप से ज्यादा स्टेप्स लगते हैं, वो हमारी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। लेकिन बच्चों, साथ ही हमने एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की थी कि हम किसी भी रिएक्शन को देख करके, यानी कि अगर हम बेसिकली सिंपल बोले तो किसी भी रिएक्शन की शक्ल देखकर हम नहीं बता सकते कि वो रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पूरा वहां पर, या तो हमें अगर कोई क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, या तो वहां पर दिया होना चाहिए कि रिएक्शन जो है एलिमेंट्री रिएक्शन है, फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, उसके ऑर्डर के बारे में सोच सकते हैं या ऑर्डर लिख सकते हैं। ठीक, फिर बात की थी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की क्या होती है। फिर हमने कहा था बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये एक स्टेप से ज्यादा स्टेप में क्या होती है, खत्म होती है। आगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जहां पर रेट डिटरमाइन करना होगा, फिर हम क्या समझेंगे वहां पर बच्चों, जब एक से ज्यादा स्टेप वाली रिएक्शन होगी तो हमें क्या निकालना होगा, वहां पर आरडीएस निकालना होगा। आरडीएस यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो उसका जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, है ना, जो सबसे धीमा स्टेप होगा बाकी स्टेप के कंपैरिजन में, वही स्टेप क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, चलो, फिर हमने बात की थी कि ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इसका हर एक स्टेप क्या दिखाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। जैसे ये वाला स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये वाला एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये वाला एक एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, फिर लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बात की थी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट होता है जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो कुछ इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। फिर हमने बात की थी किसी भी रिएक्शन को देख करके हम सिंपली उसका रेट लिख सकते हैं अगर वहां पर दिया हुआ है कि ये रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर वहां पर दिया है कि रिएक्शन क्या एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो सिंपल हम रेट इज इक्वल टू के, क्या है जो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। यहाँ पर हमने देखा क्या है, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी हम इसे कहते हैं। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, ये क्या है हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और ये क्या है, इनकी पावर है। ठीक है, यानी कि जो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको हम यहाँ पर पावर में लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वो हम तभी लिख सकते हैं अगर हमें बता दिया गया हो कि ये रिएक्शन क्या है, एक एलिमेंट्री
रिएक्शन है। अगर हमें नहीं पता कि ये रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, फिर हम कैसे डिनोट करेंगे इसको, फिर हम इसको x और y से डिनोट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो x यहाँ पर क्या शो करता है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, और y क्या शो करता है, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। तो आगे बच्चों हमें यही चीजें पढ़नी है, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया था कि रेट लॉ कैन बी डायरेक्टली रिटर्न इफ द रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी कि जो रेट लॉ हम लिख रहे हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, हम क्या लिखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं, ठीक है। अब रेट लॉ हम तभी लिख सकते हैं अगर हमें दिया हो कि रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर रिएक्शन ऐसा नहीं दिया हुआ कि रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, फिर हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन से डेटा ढूंढना है, डेटा फाइंड करना है, फिर जाकर के हम क्या लिख सकते हैं, x की और y की वैल्यू लिख सकते हैं। ऐसे ही हम नहीं लिख सकते कि रिएक्शन देख करके कि यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 3 लिखा है यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, लेकिन उसका ऑर्डर जो है वो सेम आता है, ऐसे ही आता है, ठीक है। तो वो तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों हमें यहाँ पर अब पढ़ना है, वो है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। अब ये मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, ऑर्डर क्या है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। चलिए, अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलैरिटी हम किसे कहते हैं, इसे समझने से पहले एक छोटा सा एक टॉपिक है जो हमें यहाँ पर समझना है, वो है कोलिजन थ्योरी। अब कोलिजन थ्योरी बच्चों इसी चैप्टर में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक क्या है, बड़ा टॉपिक है जिसको हमें आगे भी पढ़ना है चैप्टर में, कोलिजन थ्योरी को। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत इसके जो है जनरल आइडिया होना चाहिए, तो वही जनरल आइडिया हम यहाँ पर लेंगे। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है बच्चों, कि कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है, जैसे हम कहें कि H2 प्लस O2 मिल करके बन रहा है H2O, तो ये जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल बना कैसे, जब H2 और O2 आपस में क्या हुए, कोलाइड हुए। यानी कि सिंपली कोलिजन थ्योरी क्या बोल रही है कि जो H2 मॉलिक्यूल है और O2 मॉलिक्यूल है, ये जब आपस में क्या हुए, कोलाइड हुए, क्या हुए आपस में, कोलाइड हुए, फिर जाकर के क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल बना। तो जब ये कोलिजन बच्चों होता है और मॉलिक्यूल बनता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, कोलिजन थ्योरी कहा जाता है, ठीक। चलो, इतनी बात समझ में आ गई कि जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड होंगे तब जाकर के प्रोडक्ट बनेगा, पहली चीज। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है कि क्या हमेशा जो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, क्या हमेशा बनेगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं या कोई भी एटम या कुछ कुछ भी कोलाइड कर रहा है तो प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा है, जैसे यहाँ पर H2 और O2 कोलाइड करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस तरह के कोलिजन को क्या कहा जाएगा, इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन कहा जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे जो मॉलिक्यूल है या रिएक्टेंट है वो कोलाइड कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो उसे क्या कहा जाएगा, सिंपल उसे इनइफेक्टिव कोलिजन कहा जाएगा। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई कि कोलिजन थ्योरी है क्या, ठीक। चलो, तो आप चाहें तो इतना आप नोट कर सकते हैं, फिर हम मॉलिक्यूलैरिटी की यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए, कुछ फीचर्स को डिस्कस करें। चलिए, इफेक्टिव कोलिजन कब होगा, जब व्हेन प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, जब प्रोडक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा। चलिए, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी है क्या। सिंपल से कहें, नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स। अब ये रिएक्टिंग पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे, अब ये रिएक्टिंग पार्टिकल्स बच्चों एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं,
number of reacting particles collide together to form प्रोडक्ट। ठीक है, जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स है कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, इज नोन एज, इज कॉल्ड एज या इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, जैसे कि हमने अभी बात की थी। ठीक है, अभी जो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन है बच्चों, यानी किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। यानी कि बच्चों जब हमने एलिमेंट्री रिएक्शन की बात की थी एलिमेंट्री रिएक्शन की, जब हमने एलिमेंट्री रिएक्शन की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि वो कैसा कॉन्सेप्ट है, क्या वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है या एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है ना। तो हमने बात की थी कि एलिमेंट्री रिएक्शन को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा का पूरा क्या है, एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हम बताते हैं कि कोई रिएक्शन जो है एक स्टेप में हो रही है या एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, फिर हमें पता चलता था कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, पूरी तरीके से एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम रिएक्शन की शक्ल देख करके बता सकते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है। जैसे कि यहाँ पर एक गिवन रिएक्शन है तो हम ये नहीं बता सकते बच्चों कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये तो हम नहीं बता सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए जिससे हम पता लगा सकेंगे कि ये रिएक्शन जो है एलिमेंट्री है या नहीं है या कॉम्प्लेक्स है। ठीक, लेकिन इस रिएक्शन की शक्ल देख करके, यानी कि रिएक्शन को देख करके हम ये बता सकते हैं कि जो रिएक्शन है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, इस रिएक्शन की, तो इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है एम है वो कितनी, 2 ही है, 1 ही है, यानी कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, टोटल 3 है। ठीक, वैसे ही अलग अलग रिएक्शंस के हम देख करके बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या है। चलिए पहले ये 2 पॉइंट्स नोट करिए, फिर आगे और पॉइंट्स करते हैं, कुछ और मैं आपको रिएक्शंस लिखाती हूँ आगे जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी आप देख करके बता सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे N2 प्लस O2 2NO। अगर हम बात करें कि यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, ठीक है, यानी कि कितने रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं वही मॉलिक्यूलैरिटी है। वही तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स, यानी कि रिएक्टिंग पार्टिकल्स कितने हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं रिएक्टिंग पार्टिकल्स कितने, 2 H2 है और एक O2 है, तो टोटल मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, जितने रिएक्टिंग पार्टिकल्स है वही क्या होगी, मॉलिक्यूलैरिटी। लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं। अब वो रिएक्टिंग पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, फ्री रेडिकल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो जब वो एक साथ कोलाइड हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे हम, मॉलिक्यूलैरिटी। जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन है, 2 H2 है और एक O2 है, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई रिएक्शन की, 3 हो गई। ठीक, तो सेम यहीं पर बात करते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स कितने हैं जिनसे प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक तो N2 है और एक O2 है, यानी कि अगर हम मॉलिक्यूलैरिटी की यहाँ पर बात करें, अगर हम मॉलिक्यूलैरिटी की यहाँ पर बात करें तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई बच्चों, 2 हो गई, एक ये और एक ये, है ना, 1N2 और 1O2 मिलकर के बना रहे हैं 2NO। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई यहाँ पर,
दो हो गए। तो ऐसे ही अलग अलग रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी आप आसानी से लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मॉलिक्यूलैरिटी लिखना। बस मॉलिक्यूलैरिटी के कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि 2 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट है, अब मॉलिक्यूलैरिटी में रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है। जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन थी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, तो वहां पर हमें इतने रेस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है। जैसे कि मॉलिक्यूलैरिटी, पहला है मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी जीरो। मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो जीरो नहीं हो सकती, ना ही नेगेटिव हो सकती है, ना ही नेगेटिव हो सकती है, ना ही फ्रैक्शनल हो सकती है, ना ही फ्रैक्शनल हो सकती है एंड इनफाइनाइट, और ना ही इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, यानी कि देखो ना, अगर हम रिएक्टिंग मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो जीरो पार्टिकल तो होगा नहीं, अगर जीरो पार्टिकल है तो रिएक्शन क्या है ना। अगर कोई रिएक्टेंट ही नहीं है तो रिएक्शन क्या हो रही है, कुछ नहीं हो रही। नेगेटिव भी हो नहीं सकता, फ्रैक्शनल भी हो नहीं सकता, और इनफाइनाइट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक, तो मॉलिक्यूलैरिटी ना तो जीरो हो सकती है, ना तो नेगेटिव हो सकती है, ना ही फ्रैक्शनल हो सकती है, और ना ही इनफाइनाइट हो सकती है। तो ये क्या है, इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन सबको पता है, जो रिएक्शन क्या होती है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अगले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहां पर, कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन कैन नॉट बी मोर देन 3। ठीक है, 3 से ज्यादा किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी नहीं हो सकती। अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, और रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कि सिर्फ जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, जो सिंगल स्टेप वाली रिएक्शंस होती है, उनकी मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर 3 से ज्यादा है तो आप रिएक्शन को ध्यान से देखिए, वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगी, हो सकता है वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो। ऐसा क्यों है बच्चों, कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उनकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा क्यों है, ऐसा है कोलिजन थ्योरी की वजह से। कि कोलिजन थ्योरी की वजह से क्यों, क्योंकि वहां पर 3 से ज्यादा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हो नहीं सकते किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, है ना। कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो वहां पर 3 से ज्यादा रिएक्टेंट हो ही नहीं सकते, है ना। 3 से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे ही नहीं, तो मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा कैसे आएगी। तो किस वजह से है ये, इसका रीजन आप लिख सकते हैं, ड्यू टू कोलिजन थ्योरी। क्योंकि यहां पर कोलिजन थ्योरी में क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। इसीलिए यहां पर क्या होता है, जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वहां पर मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे एक और एग्जांपल की बात करते हैं, N2 प्लस CH2 gives 2NH3। चल, अगर इसमें बोला जाए आपको कि मॉलिक्यूलैरिटी ढूंढिए, तो मॉलिक्यूलैरिटी ढूंढिए इसमें। चलो, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या आ रही है यहाँ पर, सिंपल मॉलिक्यूलैरिटी क्या आ रही है यहाँ पर, 4 आ रही है ना, 3 H2 है और 1 N2 है। चलो, मॉलिक्यूलैरिटी आ गई 4, इतना हम समझ गए। अब हम क्या कह रहे हैं, ये कौन सी रिएक्शन है, क्या ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकती है, हो सकती है। देखो, अभी हमने पीछे एक पॉइंट डिस्कस किया कि जो
एलिमेंट्री रिएक्शन है उनकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? कोलिजन थ्योरी की वजह से, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि 3 से ज्यादा रिएक्टेंट जो है क्या करेंगे, कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे। ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसी वजह से जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उनकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 होती है, 3 से ज्यादा नहीं होती। तो अगर ये रिएक्शन है और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी है 4, तो क्या होगा? इसका मतलब ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन तो नहीं है, जरूर ये क्या होगी, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। तो इट मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, चलो अब एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे अभी हमने बात की थी मॉलिक्यूलैरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन की, वैसे ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, है ना, एक ही रिएक्शन के एक से ज्यादा स्टेप होते हैं, इसलिए तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक, अब एक से ज्यादा जो इसके क्या है, अलग अलग स्टेप है, इनके जो अलग अलग स्टेप है इनकी क्या होती है, अपनी इंडिविजुअल मॉलिक्यूलैरिटी होती है, हर स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलैरिटी होती है। ठीक है, तो इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एवरी स्टेप हैज इट्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूलैरिटी। तो हम कह सकते हैं बच्चों, in a complex reaction, each step has its own individual molecularity। ठीक, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ पर हमने मॉलिक्यूलैरिटी के डिस्कस किए बच्चों। चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। हमने कहा कि किसी भी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, जितने पार्टिकल्स, अब वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स भी हो सकते हैं, जो किसी रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, जो हमारे अभिकारक। ठीक है, तो जो भी हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, जो भी है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स जितने भी हैं उतने ही क्या हो जाती है, हमारी मॉलिक्यूलैरिटी होती है। ठीक है, तो हम किसी भी रिएक्शन को देख करके आराम से बता सकते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है। ठीक, सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 3 से ज्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कोलिजन थ्योरी की वजह से। क्योंकि बच्चों 3 से ज्यादा रिएक्टेंट कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाए एक सिंगल स्टेप में, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो अगर हमें कहीं पर दिख रहा है कि 3 से ज्यादा क्या हो रहे हैं, जो रिएक्टेंट है वो मिलकर के क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यानी कि वो रिएक्शन कैसी होगी, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। जैसे कि हमने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी आ रही है 4, जो कि ऑब्वियसली 3 से ज्यादा है, तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन तो नहीं होगी। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इट मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि ये जरूर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, चलो, तो एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी की तो बात हो गई। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी की। फिर हमने बात की बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो एक से ज्यादा स्टेप में होती है, इसीलिए तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब जब वो एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो उसका जो हर एक स्टेप है उसकी अपनी एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूलैरिटी होती है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई रिएक्शन है, ठीक है, ए प्लस बी मिल करके बना रहे हैं सी, ठीक है, ये कोई एक रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन हो रही है 3 स्टेप में, ये रहा फर्स्ट रिएक्शन स्टेप, ये रहा सेकंड स्टेप, ये रहा थर्ड स्टेप। तो इस तरीके से जो भी है 3 स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। तो इस फर्स्ट स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी अगर 1 है या 2 भी हो सकती है, ठीक है, सेकंड स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी 3 हो सकती है, थर्ड स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो सकती है, या कुछ भी हो सकती है। यानी कि हर एक स्टेप की अपनी अलग अलग क्या होगी, मॉलिक्यूलैरिटी होगी। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये पॉइंट्स भी बच्चों नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये स्टेप, अगर ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कुछ और होगी, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कुछ और होगी, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कुछ और होगी। अब एक और ध्यान रखने वाली बात है कि इन तीनों स्टेप में से जो भी स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। क्या होगा? स्लो स्टेप होगा। अगर आप कहते हैं कि चलो तीनों स्टेप फास्ट है,
लेकिन तीनों स्टेप फास्ट है, फिर भी उनमें से क्या होगा, एक स्टेप तो ऐसा होगा जो थोड़ा कम फास्ट होगा, तो वही क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्लो स्टेप है यही क्या होगा, हमारा आरडीएस होगा। क्या होगा, आरडीएस, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि अगर हम मान लेते हैं ये जो स्टेप 2 है, ये क्या है, एक स्लो स्टेप है, यानी कि यही क्या है, इस रिएक्शन, इस स्टेप को देख करके हम रिएक्शन का क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। ठीक, चलिए बच्चों, तो ये बात थी मॉलिक्यूलैरिटी की। तो हम समझ चुके हैं सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू मॉलिक्यूलैरिटी। अब आने वाले सेशन में हम ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्डर क्या है। ठीक, चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत